आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। अजीत द्विवेदी जी, सचिन कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और सबसे पहले बात होगी मोदी सरकार के मंत्रियों के मिड टर्म रिपोर्ट कार्ड की। 9 जून को मोदी के थर्ड टर्म के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी मंत्रियों का मिड टर्म रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। इसके लिए कल मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, सभी राज्य मंत्री शामिल हैं। यानी कि प्रधानमंत्री अपने सभी 71 मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में लगभग 4.5 घंटे तक चलने वाली बैठक में प्रधानमंत्री ने हर मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा की। 9 मंत्रालयों का प्रेजेंटेशन भी था। इसमें कृषि, फॉरेस्ट, लेबर, रोड ट्रांसपोर्ट, कॉर्पोरेट, विदेश, कॉमर्स, फार्म मिनिस्ट्री शामिल है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान सभी मंत्रालयों में रिफॉर्म पर जोर दिया और कहा कि जनहित को सर्वोपरि रखकर काम करें। सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि फाइलों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। कम समय में ज्यादा काम करना होगा। कामकाज में सरलता लाने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 विकसित भारत केवल एक नारा नहीं है, बल्कि ये एक अटूट कमिटमेंट है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को यह भी निर्देश दिया कि सरकार की 12 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाया जाए। पीएम मोदी ने उन मंत्रालयों और मंत्रियों को भी सख्त हिदायत दी जिनका परफॉर्मेंस रैंकिंग के हिसाब से कमजोर था। पीएम मोदी ने उन्हें अपने परफॉर्मेंस में सुधार लाने के लिए कहा। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों का जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है उसके मुताबिक टॉप 5 और बॉटम 5 मंत्रालय भी तय किए गए हैं। इसके लिए उन्होंने 2 मापदंड रखे थे। पहला फाइलों का निस्तारण और दूसरा पब्लिक ग्रीवेंसेस यानी कि जनता की शिकायत। जिन मंत्रालय ने फाइलों का निपटारा फटाफट किया और जनता की शिकायतों को निपटाने में तेजी दिखाई, उन्हें टॉप 5 मंत्रालयों में रखा गया, जबकि 2 मंत्रालय जो फाइलों को निपटाने में सुस्ती दिखा रहे हैं और जनता की शिकायतों को निपटाने में देरी कर रहे हैं, उन्हें बॉटम 5 में रखा गया। बताया जा रहा है कि बॉटम 5 वाले मंत्रियों को पीएम मोदी ने सख्त हिदायत भी दी है और जल्द से जल्द फाइलों के निपटारे करने का भी आदेश दिया है। आपको जानकारी दे दें कि 9 जून को मोदी सरकार के थर्ड टर्म के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस दिन मोदी सरकार अपना मिड टर्म रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर सकती है। इसलिए मंत्रियों को 9 जून को दिल्ली में रहने के लिए ही कहा गया है। तो इंपॉर्टेंट ये है अजीत जी कि ये बिल्कुल पेरेंट्स टीचर मीटिंग जैसा है कि किसने क्या काम किया है, लाओ फिर अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड 2 साल का दिखाओ और उसके बाद उसमें भी टॉप 5 बॉटम 5। लेकिन एक जो हमारे सोर्सेस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ये कि अभी मिड टर्म कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है, पर हाँ हिदायतें जरूर दी जाएंगी कि कहां पे तेजी लानी है और कहां सुस्ती में काम हो रहा है, तो पेच कसने हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से इस जो मंत्रिपरिषद की कल शाम में बैठक हुई है उसकी चर्चा इसी वजह से ज्यादा हो गई क्योंकि इसके ऊपर राजनीतिक पहलू हावी हो गया। ये एक प्रशासनिक कवायद है, एक प्रशासनिक एक्सरसाइज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है जो प्राइम मिनिस्टर करते हैं और तमाम मिनिस्ट्रीज ने पहले ही अपने कामकाज का सारा ब्यौरा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को भेज दिया था। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से एक सारी चीज़ों की एक सूची बनाई गई थी, लिस्ट जैसा आपने अभी बताया कि क्या काम हुए, और सबसे ज़्यादा जो ध्यान जिस चीज़ पर दिया गया वो ये था कि नवाचार क्या हुआ, नया काम आपने क्या किया, जो फ्लैगशिप स्कीम्स थी उसको आपने कैसे इंप्लीमेंट किया। ये तमाम चीज़ें वहाँ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने तैयार की थी। उसके आधार पर सबका असेसमेंट हुआ। 4.5 घंटे की बैठक हुई। ये एक्सरसाइज है एक एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन चूंकि 2 साल पूरे हो रहे हैं और पहले दिन से ये चर्चा शुरू हो गई कि कैबिनेट का में फिरबदल होनी है, रिसफल होना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष नए बने हैं। 20 जनवरी के बाद से ही इंतजार किया जा रहा है कि वो अपनी नई टीम बनाएंगे। तो संगठन और सरकार दोनों में फेरबदल की जो चर्चा शुरू हुई उसकी वजह से इस पर फोकस, इस पॉलिटिकल नजरिए से फोकस ज्यादा बन गया कि इसमें क्या, इसके पीछे राजनीति ज्यादा देखी जाने लगी। और वो उसका भी एलिमेंट है, ऐसा नहीं है कि उसमें राजनीति का एलिमेंट नहीं है, राजनीति का एलिमेंट है। इस आधार पर असेसमेंट किया जाएगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के पास हर मिनिस्ट्री की रेगुलर फीडबैक जाती है। ये एक कंबाइंड फीडबैक आई है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने भी अपनी तरफ से मार्किंग करके दिया होगा कि ये काम है, यहाँ काम लैग कर रहे हैं हम लोग, तो उसको ठीक करना है। वहां कौन नया आदमी आ सकता है, कुछ लोगों के विभागों में फेरबदल होने की बात है, कहाँ नया व्यक्ति ले आया जाए, कौन इंपैक्ट वाली मिनिस्ट्री है। देखिए आपने कहा कि जनता की शिकायतों का निपटारा, तो जनता के शिकायतों से जुड़े हुई मिनिस्ट्री कम ही है जो डायरेक्टली जनता से डील करते हैं। उन मिनिस्ट्री में किस तरह के नए लोगों को ले आया जाए जो प्रोएक्टिव होकर के काम करें, तो ये इसके आधार पर एक लिस्ट बनेगी। निश्चित रूप से टॉप 5, बॉटम 5, मीडियम लेवल का परफॉर्मेंस, इन सब के आधार पर लिस्ट बनी है। किसको निर्देश दिया जाएगा, किसको बदला जाएगा, किसकी मिनिस्ट्री बदली जाएगी। सरकार तो मिड टर्म रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दिल्ली के दौरे पर है। शुभेंदु अधिकारी कल रात राजधानी दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने पर वो सीधे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए।
शुभेंदु अधिकारी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति से भी शिष्टाचार मुलाकात होनी है। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मिलेंगे। आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला दिल्ली दौरा है और दिल्ली दौरे से पहले उन्होंने बंगाल में बड़े फैसले लिए हैं और कड़े फैसले लिए हैं। इस पर बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होने जा रही है। जाहिर है, जो दो बातें हमें अपने आप में ही समझ में आती हैं कि एक तो कैबिनेट का विस्तार भी होना है, तो उसे लेकर भी चर्चा होगी, और रक्षा मंत्री से मुलाकात करने वाले, राष्ट्रपति से भी मुलाकात करने वाले, ये तो शिष्टाचार मुलाकात है। लेकिन ये जो सियासत हो रही है, चाहे वो गाय की सियासत हो, हिंदू मुस्लिम वाली सियासत हो, आपको क्या लगता है कि ये सारे डिस्कशंस भी होंगे पीएम से हो रही मुलाकात में? नहीं, कानून व्यवस्था पर को ठीक करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं उसकी जानकारी देंगे प्राइम मिनिस्टर को। देखिए, इनकी शपथ में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जा चुके हैं। बिहार टाइप का मामला नहीं है कि मुख्यमंत्री की शपथ में नहीं गए थे, बाद में गए थे। तो अब फिर दोबारा नहीं जाने वाले हैं। जब सरकार की का जो इनका विस्तार होगा तब कोई नहीं जाएगा। और ये 24 तारीख के बाद हमको लग रहा है कि जब नतीजे आएंगे, ये जो कल चुनाव हुआ है, फाल्ता में जो वोटिंग हुई है, उसके नतीजों के बाद हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, चूंकि बहुत ज़्यादा मंत्री बनाए जाने हैं। बिहार वहाँ तो 44-45 मंत्री बनेंगे पश्चिम बंगाल में जी। तो उसके हिसाब से अपना उसकी लिस्ट भी होगी, वो भी डिस्कशन करेंगे, और एक शिष्टाचार मुलाकात होती है वो भी होगी। ये जो फैसले उन्होंने किए हैं, ये तो अपना जो एक नैरेटिव सेट करना है आगे के राजनीतिक, उसके लिए वो भी सही ट्रैक पर जा रहे हैं। बिल्कुल ट्रैक पर जा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो वादे किए गए थे, भाई बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल सिक्योरिटी के इशू पर लड़ा था। ये कह के लड़ा था, उस चुनाव को नेशनल सिक्योरिटी का इशू बनाया था, घुसपैठ को, बॉर्डर फेंसिंग को, चिकन नेक को कंट्रोल करने को लेकर के। तो ये तमाम काम उन्होंने कर दिए ये 12 दिन में। अभी अब आप सोचिए 42 मंत्रालय संभाल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी अकेले, लेकिन उस मंत्रालय को छोड़ दीजिए, उनके सामने जो मुख्य एजेंडा था, चुनाव में जो किया गया वादा था, उसको उन्होंने पूरा कर दिया। सिक्योरिटी का इशू जो था सबसे बड़ा, लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, लॉ एंड ऑर्डर था, इन्फिल्ट्रेशन था, आपका चिकन नेक का इशू था, बॉर्डर फेंसिंग का इशू था। ये सबसे बड़े इश्यूज थे जो चुनाव में डिस्कस उन्होंने तुरंत एड्रेस कर दिया। तुरंत उसको एड्रेस कर दिए कि जमीन दे दी, चिकन नेक की जमीन दे दी, उधर जो वो 27 किलोमीटर का एक स्ट्रिप जहां जमीन बॉर्डर फेंसिंग के लिए वो भी दे दिया। बीएसएफ ने उसको टेक ओवर कर लिया। और ये जो नैरेटिव बनाने वाली चीजें हैं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है, कुर्बानी नहीं होनी है, और अभी आप देखिए हम लोग अब उस पर हम लोग पहले चर्चा किए, मांस मछली वाली इतनी राजनीति हुई, भले बैन नहीं किया लेकिन कम तो कर ही दिया ना। कम इतना कर दिया, वो जो 1950 का नियम है, स्लटर हाउस का जो 1950 का नियम है, उसी को इस तरह से इन्फोर्स कर दिया कि तमाम स्लटर हाउस बंद होने लगे। जानवरों के लिए सर इसी पर बयान है। वो बौखलाहट है। वहां तो 1950 का नियम है, आपको सिर्फ इंप्लीमेंट करना था कि भाई आप पशु विभाग जो है वहां से सर्टिफिकेट ले आइए स्लटर करने के पहले। बकरीद पर गाय की कुर्बानी पर बैन लगाने के शुभेंदु सरकार के फैसले का हुमायूं कबीर ने विरोध किया। हुमायूं कबीर ने सीएम शुभेंदु को हिदायत देते हुए कहा कि आग से खेलना बंद कर दें। कुर्बानी तो होना ही चाहिए। ये 1400 साल से ज़्यादा टाइम से सारा इंडिया नहीं है, सारा देश का, विश्व का जो मुसलमान है, सब लोगों को वो कुर्बानी, पशु कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी का अलग एक महत्व है, वो कुरान का निर्देश है। जितने को पास कुर्बानी देने का हिम्मत है, पैसा है, तो उनको वो करना ही चाहिए। तो अल्लाह के खुशी करने के लिए अल्लाह ने जो निर्देश दिया कुरान में, वो तो मानना ही चाहिए। हर मुसलमान ये मानेगी, किसी को ये नहीं रुक सकता। दिल्ली में वो भैंस का काट के, वो गाय काट के एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, वो पैसा खा रहा है। इंडिया गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रहा है? सारे लाइसेंस कैंसिल कराना चाहिए। तो यहाँ क्यों ऐसा बोल रहा है? ये बोलने का जरूरत नहीं है। ये जो हुमायूं कबीर कह रहे हैं, पहली बात तो ये सीएम को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वर्किंग स्टाइल है, वो सीधे सीधे कह देते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्या शुभेंदु अधिकारी वो काम पश्चिम बंगाल में कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए, कारण ये है कि एक तो संविधान में जो डीपीएसपी है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें एक आपको इंस्ट्रक्शन है जिसके आधार पे बहुत सारे 1960 के दशक से खासकर काउ स्लॉटर पे बैन लगने शुरू हो गए थे। कांग्रेस के जमाने से है, बंगाल में भी जैसा कहा गया 1950 से ये कानून है। ठीक है, आपने इस कानून को अनदेखा करके एक ढिलाई दे दी वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण। दूसरी बात, सवाल यहाँ कुर्बानी बैन करने की नहीं है, सवाल यहाँ गाय की कुर्बानी बैन करने की है।
गाय को लेके एक तो आपका संवैधानिक और कानूनी प्रावधान है कि आप नहीं करेंगे, दूसरा उसमें एक धार्मिक भावना भी है, उसको बिल्कुल अनदेखा करके एक आपको लाइसेंस मिले, छूट मिले। लेकिन महुआ मोइत्रा तो हाईकोर्ट चली गई। हाँ, चूंकि वो जहां से जीतती हैं वहां पे चापरा 1 और चापरा 2 दो विधानसभा है, वहीं से तो जीतती है कृष्णानगर में, बाकी जगह से तो वो पीछे होती हैं। लीड उनको जहां से मिलता है तो उसकी वकालत नहीं करेंगी, तो ऐसे ही टीएमसी डूब रही है। 2029 में तो वो लोग भी बोलेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो वो अपना 2029 का एक तैयार कर रही है माहौल की कम से कम हमने कोशिश की। सवाल ये उठता है कि आपको कुर्बानी देनी है, आप दीजिए, कानूनी तरीके से दीजिए जिस चीज का देना है। आपको गाय की कुर्बानी देनी है, मुर्शिदाबाद की बात का, मुर्शिदाबाद मालदा, यहां से गाय की तस्करी बांग्लादेश में होती है, हर कोई जानता है। उधर से असम में आप देख लीजिए, धुबरी ग्वालपारा वाले एरिया से तस्करी होती है। वो तो केले के तने में गायों को बांध करके जिस तरीके से नदी में छोड़ दिया जाता है कि फिर वो बहते हुए बॉर्डर पार चले जाएं, ये तस्वीरें हमने कई बार देखी और इन पर डिटेल्ड रिपोर्ट अपने दर्शकों तक पहुंचाई भी है। और अब अगर कोई कानून बन रहा है तो फिर आपत्ति क्यों हो रही है, इसके पीछे आप समझ सकते हैं मामला राजनीतिक है। बात भोजशाला की करेंगे। मध्य प्रदेश के भोजशाला में हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज पहला जुमा है। 721 साल के बाद ये पहला मौका है जब भोजशाला में जुमे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। हिंदू समाज ने आज भोजशाला में अखंड पूजा और महाआरती का ऐलान किया। इस दौरान कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए पुलिस ने सुरक्षा के भारी इंतजाम भी किए। धार में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात थे। धार के डीएम और एसपी के नेतृत्व में कल फ्लैग मार्च हुआ था। भोजशाला और आसपास 9 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। करीब 2000 जवानों को तैनात किया गया, तो आसमान में ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी भी की जा रही है। हाईकोर्ट ने 15 मई को भोजशाला को हिंदू मंदिर घोषित किया था और इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वो आज जुमे की नमाज के लिए प्रशासन के निर्देशों का पालन करेंगे। वहीं प्रशासन ने कोई गड़बड़ी होने पर इसे सख्ती से निपटने की चेतावनी भी दी है। भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष तो संयम दिखा रहा है, पुलिस का आदेश मानने के बाद भी कर रहा है। इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि वो एक जुमे की नमाज कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग माहौल बिगाड़ने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि भोजशाला को हिंदू मंदिर मानने के कोई सबूत नहीं है। जहां तक भोजशाला का है प्रकरण, ये इसमें थोड़ा सा अध्ययन करने की आवश्यकता है। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किसी भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, इसके अंदर चर्च, इसमें पूजा का कोई प्रावधान कानूनन तौर पे नहीं है। ठीक है, अब ये बात सामने आई कि ये भोजशाला है या मस्जिद है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका सर्वे किया था और उस समय जब उमा भारती मुख्यमंत्री थी तो सुमित्रा महाजन जी के पति गवर्नमेंट लीडर थे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट उन्होंने जो प्रस्तुत की थी उसमें इस बात का उल्लेख किया था कि यहाँ पर मंदिर का कोई प्रमाण हमें नहीं मिला। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद नरसिम्हा राव जी ने कानून बना दिया था कि आजादी के बाद राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के विवाद को छोड़ के और कोई भी मंदिर या मस्जिद का बदलाव नहीं होगा, ये कानूनन जुर्म होगा। ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी तो मुख्य रूप से केवल हिंदू मुसलमान के अलावा उनका कोई मुद्दा नहीं है। अब सोए हुए व्यक्ति को तो अजीत जी जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे कोई जगाएगा? देखिए, अब ये जिस तरह की बातें अभी दिग्विजय सिंह ने कही, इन्होंने कहा कि एएसआई ने कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है इसको हिंदू मंदिर मानने का, और उसी एएसआई के सबूतों के आधार पर ही हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि ये हिंदू मंदिर है। तो एक तो ये कंटेस्टेड है इनकी बात कि एएसआई की किस रिपोर्ट की बात ये कह रहे थे और एएसआई की कौन सी रिपोर्ट हाईकोर्ट ने देखी है। तो ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये फैसला तो बाहर होगा नहीं।
दूसरी बात यह है कि जिस पीवी नरसिंह राव के बनाए कानून की जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात वो कह रहे हैं, तो ये भारत में हमारे यहाँ क्या न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत अपनाया गया है और उसमें संसद जो भी कानून बनाती है उस कानून की समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। जो बाबरी मस्जिद के मामले में हुआ या बाकी सारे मामले भी घूम करके जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कि न्यायिक समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट इंपावर्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर उसकी व्याख्या करता है, उसकी समीक्षा करता है, उसका कोई अपवाद बनाता है तो उसको एक्सेप्ट करना होगा आपको। वो संसद के कानून की समीक्षा करते हुए ये बात कह सकता है, सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है। तो अभी हाईकोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ, हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि ये हिंदू मंदिर है तो ये हिंदू मंदिर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस फैसले पर रोक नहीं लगाई है। तो वो रोक नहीं लगाई है तो वो कानून है, उस कानून पर आप अमल करिए। प्रशासन उस कानून पर अमल करा रहा है और मुस्लिम जमात जो है इसका सम्मान कर रहा है कि हम हाईकोर्ट के आदेश को मानेंगे, हम जुमे के नमाज की कुर्बानी करेंगे। हालांकि ये क्यों फुलगारे मैटर? ये तो विशुद्ध रूप से राजनीतिक मामला है ना, विशुद्ध रूप से राजनीतिक मामला है। और दिग्विजय सिंह की अपनी एक छवि है, वो खुद अपनी उस छवि में कैद हो गए। वो एक तरफ कहते हैं कि हम हिंदुओं के, हम हिंदू सनातनी हैं, हम नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, हम पूजा करते हैं, हमारे यहाँ मंदिर है, और दूसरी तरफ आप इस तरह की बातें करते हैं। ये आप अपनी वो छवि में कैद है। वो एक सेकुलर लीडरशिप की एक छवि जो उन्होंने गढ़ी है वो उसमें खुद कैद हो गए हैं और इसमें वो डिसरिगार्ड कर रहे हैं कोर्ट के फैसलों का भी, एएसआई का भी और नियम का। इसलिए अखिलेश यादव जैसे नेता जो है वो कांग्रेस पार्टी को सीख देते हैं। वो ये कहते हैं कि जीत नहीं तो सीट नहीं। आप समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि आप भी वही टारगेट कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक है, उनका यादव मुस्लिम वोट बैंक है। आप भी मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं लेकिन सीट नहीं जीत पा रहे हैं। आइए उत्तर प्रदेश के बिजली संकट की बात करते हैं। ये टेंशन बहुत बड़ी है। लखनऊ, मुजफ्फरनगर, मथुरा समेत कई शहरों में लोगों ने प्रदर्शन किया है, जिसके बाद अब सियासी पारा भी गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने बिजली कट को लेकर हंगामा प्रदर्शन का एक वीडियो पोस्ट किया। योगी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। इससे पहले योगी सरकार के कई विधायकों ने भी ऊर्जा मंत्री से लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों तक बिजली कटौती के खिलाफ लेटर लिखा। बीजेपी विधायक अशोक कुमार बिजली विभाग के एसडीओ को फटकार लगाई। लखनऊ के सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने ऊर्जा मंत्री को चिट्ठी लिखी। बिजली संकट पर अपनी ही सरकार से स्थायी समाधान की मांग की। बिजली संकट को लेकर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली की डिमांड में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 16 मई से 21 मई के बीच करीब 4500 मेगावाट बिजली की डिमांड बढ़ गई है। तो हंगामे की तस्वीर आपके सामने है और ये बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि नोएडा की भी मैं बात करूं तो कई सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जहां पर बिजली कटौती की वजह से लोगों को परेशानी हुई है। ये जरा हंगामे की एक तस्वीर पहले आप देखिए। निकल लो लपक के। तो ये अब अखिलेश यादव अटैक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और ऊर्जा मंत्री कर क्या रहे हैं? लेटर लिखने का काम। नहीं, देखिए, इसमें अखिलेश यादव हर समय गलत चीज़ नहीं करते हैं, ये बहुत ही सही उनकी भूमिका है। और एक और बात देखिए कि अभी बिजली की डिमांड बढ़ी है और उसके कारण से पावर कट जो है, एक तो है कि हाँ इस तरह की घटनाएं होती हैं, पहली बार नहीं हो रही, लेकिन अभी प्रधानमंत्री ऑस्टेरिटी मेजर देखे गए तो केवल साइकिल पे आने से और इससे सांकेतिक तौर पे आप क्यों उसको अमली जामा, जितने भी सरकारी विभाग हैं, जितने भी बड़े बड़े सरकार के मंत्रालय हैं, ऑफिस हैं, जितने भी हैं, उसमें आप लोड शेडिंग कीजिए ना, वहाँ पे 24 घंटे बिजली चलती रहे और सारा का सारा जो बिजली कट हाई डिमांड के कारण वो सिविलियन पे शिफ्ट कर दिया जाए। तो कहते हैं ना, यू शुड लीड बाय एग्जाम्पल, कि आप आगे जाके कीजिए। तो प्रधानमंत्री की जो अपील है उसमें हम लोगों ने कई संकेत, आपने भी दिखाया सब लोगों ने, कि भाई लोग आ रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं या अपने वो 2 लोग साथ में ट्रेवल कर रहे हैं। बिजली के उपयोग का भी करें जब आपको पता है कि ये एक संकट है और ये संकट अभी जो वैश्विक संकट है उसके साथ जोड़ के देखें ऊर्जा की जो समस्या है। ऐसे में तो चाहिए था कि बीजेपी के जो ऊर्जा मंत्री हैं या बाकी मुख्यमंत्री हैं, तमाम सरकारी ये हैं, उनके तरफ से ये निर्देश जाता कि हम लोग बिल्कुल पावर का जो जुडिशियसली यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, वो बढ़ेगा, उसकी आपकी तैयारी होनी चाहिए थी। 16 तारीख को हुआ, उसके पहले से मौसम विभाग का अनुमान था और ये अभी चलेगा गर्मी का लू। आपकी तैयारी वहां कहां दिखती है? लेटर आप लिख रहे हैं, यही हर बार होता क्या, जब समस्या आती है तब आप अकाउंटेबिलिटी तय करना शुरू कर देते हैं, जनता का गुस्सा निकलेगा। तो ये दिखाता है कि ऊपर से जो लीडिंग बाय एग्जांपल की जो अपील थी कि आप सबसे ऊपर कीजिए, जनता भी मान जाती।
जो डिमांड है उसमें थोड़ा कम हो जाता। और सही मुद्दे उठाते हैं तो फिर आपके साथ पत्रकार भी खड़े होते हैं, और फिर ये जो आप इल्जाम लगाते हैं ना कि विपक्ष की कोई सुनता नहीं, विपक्ष अच्छे मुद्दे उठाए, अब कॉकरोच जैसे मुद्दे उठाएंगे तो नहीं सुनेंगे, बिजली का मुद्दा उठाएंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे। सर, उत्तर प्रदेश की एक और खबर है, फिर अजीत जी मैं आपके पास आती हूँ। सियासी दलों ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को एक बड़ा मैसेज दिया है जो ये संकेत देता है कि अखिलेश यादव अगर कांग्रेस से गठबंधन करते हैं तो सीटें अपने हिसाब से बांटेंगे। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि बात सीट की नहीं, जीत की है। समाजवादी पार्टी के पास गठबंधन का अनुभव है, सपा ने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। दरअसल अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि हर पार्टी को उसकी ताकत के हिसाब से सीट मिले, लेकिन कांग्रेस यूपी में कमजोर होने के बावजूद हमेशा ज्यादा सीट की डिमांड रखती है, जिसके चलते अब अखिलेश यादव ने क्लियर कट कह दिया है, जीत नहीं तो सीट नहीं। बिल्कुल, ये एक इस राजनीतिक बात पर पहले अभी जो कहा ना इन्होंने सज्जन जी ने कि सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी बिजली, अकाउंटेबिलिटी, हाँ तैयारी करनी चाहिए थी पहले से। ऐसा नहीं है कि गर्मी अचानक आ गई है, सबको पता है कि मई जून में, जुलाई अगस्त में गर्मी बहुत रहती है और पावर डिमांड बढ़ता है। आप दिल्ली में देखिए 7,000-8,000 मेगावाट की डिमांड होती है, और अब 4500, इतना बड़ा प्रदेश है, आपको 4500 मेगावाट की डिमांड है। इसका मतलब यूसेज आज भी आपके यहाँ बहुत कम है, और आप उस यूसेज को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि देश में बिजली की कमी है, उत्पादन बहुत हो रहा है, देश में बिजली का उत्पादन पर्याप्त है। आपको पहले से पावर परचेज एग्रीमेंट्स करने चाहिए थे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, जो सरकारी एनटीपीसी के प्लांट्स हैं उनके साथ आपको पावर परचेज का एग्रीमेंट करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम आपको ठीक करना चाहिए, लीकेज रोकना चाहिए। ये तमाम चीजें आप पहले से कर सकते हैं। ये हर साल का संकट है उत्तर प्रदेश का। ये तो लोगों को कहिए कि आप प्रधानमंत्री मोदी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उनका हिंदुत्व का नैरेटिव, इन सब से प्रभावित होकर के लोग वोट दे देते हैं। नहीं तो बिजली का जो संकट है उत्तर प्रदेश का, वो अपने आप में काफी नाराजगी जाहिर करने के बिहार से खराब है। बहुत खराब समाजवादी पार्टी की सरकार जाने में एक बहुत बड़ा कारण बिजली भी रहा था, लेकिन अब सर ये अलायंस वाली बात, ये अलायंस की बात देखिए, अभी से कांग्रेस पार्टी को क्या, अभी आप लोकसभा चुनाव देखिए, कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव ने 17 सीट दी और आप 6 जीते। आपके जीत का परसेंटेज 33 है। इसके अलावा 63 सीट लड़ी समाजवादी पार्टी और वो 37 जीती। उसके जीत का परसेंटेज 60% है, मतलब वो 60% जीत रही है, और उसी अलायंस में आप 33% जीत रहे हैं। आप सोचिए आपका क्या परफॉर्मेंस है, आपको क्या रिकॉर्ड है आपका, बैगेज है ये समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन उस बैगेज के बावजूद वो एक निश्चित संख्या आपको देने के लिए तैयार है। आप 17 के हिसाब से एक लोकसभा की 5 सीटें बनती हैं तो 85 होती है। कांग्रेस ने अभी से 102 सीटों की मांग शुरू कर दी है कि हम 102 सीट लड़ेंगे। हम पहले 400 सीटों के लिए 2200 लोगों के नाम मंगा रहे हैं, हम सीटों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये जो लड़ाई, अभी हम लोग तो आगे इस पर चर्चा करते रहेंगे क्योंकि अभी ये चलेगी लड़ाई। इस लड़ाई का ये है कि सीटें, क्वालिटी सीट का मामला अंत में आकर के रुकेगा, क्वांटिटी की सीट का मामला नहीं होगा। कांग्रेस भी चाहेगी, उसको भी पता है कि 17 सीटें जो दी गई थी उसमें 6 ही जीते। तो अखिलेश यादव ने भी उस समय पकड़ा दी थी बहुत सारी सीटें ऐसी जो वो समाजवादी पार्टी नहीं जीत सकती है कि आप लड़ लीजिए। तो दोनों तरफ से ये जो पोजिशनिंग हो रही है वो क्वालिटी सीट के लिए हो रही है। नंबर ऑफ सीट से ज्यादा क्वालिटी सीट को लेकर के खींचतान होगी आगे। अब नीट यूजी पेपर लीक विवाद की बात कर ली। इससे लेकर एनटीए चेयरपर्सन और महानिदेशक संसदीय समिति के सामने जब वो पेश हुए तो एनटीए चेयरपर्सन प्रदीप कुमार जोशी और डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने साफ कहा कि परीक्षा का पेपर उनकी एजेंसी के सिस्टम से लीक नहीं हुआ। अब विपक्षी सांसदों ने बार बार पूछा, अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर परीक्षा रद्द करके दोबारा करवाई क्यों गई? तो एनटीए अधिकारियों ने जवाब दिया कि कुछ गड़बड़ियों की शिकायतें आई थी और छात्रों का विश्वास बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया। हिलेरियस, ऐसे कैसे जवाब दे सकते हैं? सोचिए, ये अधिकारी हैं। एनटीए अधिकारियों ने कहा कि आधिकारिक तौर पर लीक तभी माना जाएगा जब सीबीआई अपनी जांच पूरी करके इसे पेपर लीक करार दे दे। मेरा पूछने का मन कर रहा है सज्जन जी, कहां से आते हैं ऐसे तेजस्वी लोग? वो स्टेटमेंट आपने सुना है, नो वन किल्ड जेसिका? हाँ, जेसिका लाल मर्डर में किसने मारा? अब सवाल है कि कौन से तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं। एक तो ये नहीं समझ में आता है कि हर जगह एक ब्यूरोक्रेट को ही हेड क्यों बनाया जाए। आपकी बहुत जगह एक्सपर्टीज हो सकती है। ये कैसी लैंग्वेज है? ब्यूरोक्रेट होने के बावजूद आप इस तरीके की बात कर रहे हैं? वो तो फाइल नोटिंग आती है ना कि अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबल। छात्रों ने दिखाया है कि पेपर लीक हुआ है, शर्म की बात होनी चाहिए इनके लिए। अरे सर, मैंने दोनों लीक पेपर के साथ ओरिजिनल पेपर दोनों कंपेयर करके देखे, ना कॉमा, ना फुल स्टॉप, ना ऑप्शंस में कोई ऊपर नीचे। और सबसे पहले स्टूडेंट्स ने दिखाया कि ये पेपर लीक हुआ है। 60% जो आपके क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चन जो है वो हूबहू आ रहे हैं। ऐसे में कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है।
नहीं, ये कह रहा है कि हमारे सिस्टम से नहीं लीक हुआ। अब आप बताइए, जो मनीषा मंधारे है और वो जो पीवी कुलकर्णी है, वो किसके सिस्टम का आदमी है? उसको क्वेश्चन सेट करने के लिए, या जो बार बार सज्जन जी ने 2 बार जिनके कहा कि ऊपर भगवान ट्रांसलेशन करने पांडुरंग के की लिए कृपा हो गई थी, वो कौन था? मराठी में, नहीं, केमिस्ट्री के प्रोफेसर को मराठी में ट्रांसलेट करने का जिम्मा दिया किसके गया। सिस्टम का आदमी है भाई? जो आदमी क्वेश्चन सेट कर रहा है, मोटे गांवकर, हम मोटे गांवकर जो सर हैं, एम सर जो हैं, या हम उनकी बात, वो तो मान लीजिए कि कोचिंग वाले हैं। हम 2 लोगों की बात करें, पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे, ये तो आपके सिस्टम के लोग हैं ना, जिनको आपने तय किया कि ये क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे, और उनको गिरफ्तार किया गया है। और तब भी आप कह रहे हैं कि हमारे सिस्टम से लीक नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप इन दोनों को क्लीन चिट दे रहे हैं कि इन दोनों ने नहीं लीक किया है। तभी पेपर लीक होते हैं, इसलिए पेपर लीक होते हैं क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सारे सबूत सामने आ रहे हैं। उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि जब सीबीआई अपनी चार्जशीट दाखिल कर देगी तब हम ये मानेंगे कि ये पेपर लीक हुआ है। ये है एक्चुअली में भारत के दुश्मन। हाँ बताइए, और ये क्या फिर आप युवाओं का क्या आप भरोसा बनाने के लिए आपने क्या, आप युवा कैसे भरोसा करेंगे? वो देख रहा है कि क्वेश्चन लीक हुआ, आप कह रहे हैं क्वेश्चन ही नहीं लीक हुआ, और फिर ये भी कह रहे हैं कि उनका भरोसा बनाने के लिए हमने परीक्षा रद्द कर दी। तो ये तो मतलब आप निगेट करना है, अपनी भूमिका को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप तो एक्सेप्ट आप नहीं पद कर में रहे हैं। बैठे क्यों है? छोड़े पद को, आप पद को ही छोड़ दें। ये वही हाल है, सामने से दिखता है कि ये मंदिर था, आपको सारे अवशेष दिख रहे हैं, फिर भी सबूत मांगा जाता है कि मंदिर कैसा है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि पेपर लीक हुआ है, छात्रों में दिख रहा है, हर किसी में दिख रहा है, ये बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। सर, पाकिस्तान से खबर है और धुरंधर, एक नया धुरंधर, अब ये कौन है धुरंधर, ये सवाल चल रहा है। भारत के दुश्मनों का पाकिस्तान में एक एक करके खात्मा हो रहा है। आतंकी हमजा बुरहान पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में मारा गया। हमजा बुरहान आतंकी संगठन अल बदर का कमांडर था, भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था। नवंबर 2020 में पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप में ग्रेनेड अटैक करवाया था। मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मार दी। हमजा ने जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश की, लेकिन अटैकर्स ने उसे भागने का मौका नहीं दिया और उसे गोलियों से छलनी कर दिया। मौके पर ही हमजा की मौत हो गई। तस्वीरें सामने आ चुकी है, मौत भी चुपचाप आ गई है। कातिल कौन है ये अभी तक नहीं पता चल पाया है, इसलिए मैंने कहा कि एक और धुरंधर आ गया है। अब ये धुरंधर कौन है जो गेम ओवर करके चला गया? सचिन जी, नहीं देखिए, ये चाहे कनाडा से लेके यहाँ पे आपके पाकिस्तान में कश्मीर में हो, बहुत सारे जो एंटी इंडिया टेररिस्ट हैं, उनकी संदिग्ध तरीके से हत्या हो रही है। पता नहीं अब इसमें किसका हाथ है नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएं भारत के हित में है। ऐसी घटनाएं और बढ़नी चाहिए और भारत सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं कौन कर रहा है। क्या आपसी विवाद में मारे गए हैं या इसके पीछे निश्चित तौर पे कुछ वैश्विक और भारत के हितैषी लोग भी हैं। तो ये सही घटना है। और देखिए, एक पैटर्न आया है कनाडा से लेके, और इस पे बहुत सारे जो मानवाधिकार के लोग हैं उनको चिंता भी सता रही है। कारण ये है कि जब आपके बगल में या ऐसे देशों में जो लोकतंत्र के नाम पे एंटी इंडिया टेररिस्ट को, पॉलिटिकल वॉइसेस को नहीं, जब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका खात्मा इस तरह का जैसे भी हो, यहाँ पे मीन्स मैटर नहीं करता है, एंड मैटर करता है। और ये दिखाता है कि निश्चित तौर पे हम लोग एक इनवर्ड लुकिंग कंट्री नहीं है, आउटवर्ड लुकिंग भी है, कि आप वेट नहीं करें कि इस तरह के लोग यहाँ आए तो आपके सुरक्षा कर्मी उनको मारे। और क्योंकि ये जो हमजा बुरहान है, इसके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कश्मीर में रहकर OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स का पूरा एक नेटवर्क तैयार करने की थी। इसके मारे जाने का हम यूँ कहें कि भारत को फायदा ही हुआ है, बदला पूरा हुआ है तो गलत नहीं होगा। आइए बात जंग की कर लेते हैं, मिडिल ईस्ट की जंग। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर एक बार फिर बड़े हमले की चेतावनी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि आज रात एक सभ्यता का अंत होगा। ऐसे में ऐसा मैं करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा होगा। वहीं ईरान अमेरिका के बीच एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर दोनों देशों के बीच समझौते पर पेंच फंसा है। अमेरिका हर हाल में ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करना चाहता है। वहीं मुश्तबा खामेनेई ने अमेरिका को यूरेनियम देने से इनकार कर दिया है। ईरान चाहता है कि जो यूरेनियम हथियार बनाने के लिए लगभग तैयार है, उसे अमेरिका को सौंपा ना जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से हमें घबराना चाहिए, चिंता में जाना चाहिए, या फिर हमें अजीत जी ये सोचना चाहिए तो इनकी तो आदत है कहने की? एकदम मजाक बना दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। दुनिया के मतलब फ्री वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लीडर को, सबसे पावरफुल कुर्सी को उन्होंने मजाक बना दिया है, और इस मजाक का असर कई दशकों तक पूरी दुनिया देखेगी। ये जो ट्रंप ने किया है अमेरिका के साथ, अमेरिका एक सुपर पावर था, एक रिस्पॉन्सिबल सुपर पावर माना जाता था उसको उसने इतना
इररिस्पॉन्सिबल बना दिया है इस तरह की बातें करके। वो अभी ये आखिरी बार जब युद्ध विराम हुआ था उसके ठीक पहले भी उन्होंने यही पोस्ट लिखी थी कि आज रात सभ्यता का अंत हो जाएगा, और अगले दिन युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। और वो जिस तस्वीर को भी उन्होंने साथ में पोस्ट किया है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी में है। देखिए अब इसमें क्या है, न्यूक्लियर वॉर होगी। वो इस तरह की चीजें पोस्ट करते हैं। अभी 2-3 खबरें आई हैं ऐसी। उन्होंने एक तो नेतन्याहू के साथ जो उनका झगड़ा है, जो उनका मतभेद है, उसकी खबर भी आ गई कि नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ लड़ाई जारी रहे, ट्रंप चाहते हैं कि इसको खत्म करें, हम लोग वार्ता करके इस बात को निपटाएं। दूसरी खबर अमेरिका की खुफिया एजेंसीज ने जो दी है वो ये है कि ईरान बहुत तेजी से युद्ध के बाद अपने पहले की क्षमता से ज्यादा क्षमता से मिसाइल और ड्रोन बना रहा है। तो ये भी अमेरिका के पास खबर है। इनरिच्ड यूरेनियम उसके पास 400 किलो है, जिसमें 60% से ज्यादा इनरिच्ड यूरेनियम है उसके पास, जो वेपन ग्रेड यूरेनियम बोलते हैं। तो वो भी उसने तैयार कर लिया है। तो ये तय मानिए कि ऐसी स्थिति में उसके पास हथियार तैयार है। इनरिच्ड यूरेनियम में हथियार बनाने का अमेरिका अटैक नहीं कर सकता है। अगर वो अटैक, और इस तरह का अटैक जो कह रहे हैं कि हम सभ्यता नष्ट कर देंगे, उस अटैक की बात तो एक मजाक है। इस तरह का कोई अटैक नहीं होगा। अभी इनके बारे में खबर आई थी कि 5 महीने में इनका परिवार 2700 ट्रेडिंग किया है, जिसमें 800 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। करोड़ों तो की ये कमाई रोज हुई है। आप शेयर मार्केट गिरवाते हैं, उठाते हैं, खरीद कराते हैं, क्रिप्टो करेंसी करते हैं। नहीं तो वो अपने फैमिली की तो पॉकेट भर रहे हैं। बिल्कुल, उसी अपने दोस्तों के भी, अपनी फैमिली के, अपने दोस्तों के भी, अपने जो व्यापारिक साझेदार हैं उनको भी, आपने पाकिस्तान में जिन लोगों को व्यापारिक साझेदार बनाया है उन लोगों को भी, आप सबका आपने बिजनेस बना दिया। जंग को, वॉर को आपने एक बिजनेस बना दिया। आप ये कह रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वॉर नहीं है, मतलब न्यूक्लियर वैसा हमला कोई वॉर नहीं होने होगा। वाला है कि ईरान को आप खत्म कर दें। ईरान खत्म नहीं होने जा रहा है। और अभी अमेरिका को जो जिस तरह से सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन वगैरह देशों ने दबाव में लिया है, आप उसके बाद फिर ट्रंप के लिए और ज्यादा मुश्किल है ईरान पर अटैक करना। ये ईरान अब क्या करेगा, बहुत संक्षेप में ईरान क्या करेगा? देखिए ईरान को देखिए, जो देश शहादत के लिए और मरने के लिए तैयार हो उसके पास बस रेसिस्टेंस करना है। ईरान के साथ है कि एक स्ट्रेटजी है कि जो वल्नरेबल है पॉइंट्स है वहां अटैक करो, जो स्ट्रेंथ है ओपोनेंट का। तो यूएस को अटैक नहीं कर रहा है सीधा, तो वो सीधा क्या कर रहा है, जितने भी खाड़ी देश हैं, अगल बगल के जो सुन्नी मुसलमानों के देश है, जहां अमेरिका की ये है, या उनकी जो अपनी एयरपोर्ट्स हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, वहां पे अटैक करें। और हॉर्मुज को उन्होंने चोक तो करके ब्लॉक रखा है ही है। देखिए इसमें एक बात है, 1987 में इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जो लिखवाई गई होगी। उसमें ट्रंप लिखते हैं द आर्ट ऑफ डील मेकिंग। उसमें लिखते हैं कि डील मेकिंग मैं किक के लिए करता हूं, और उसमें स्ट्रेटजी क्या है कि हमेशा लगातार अनिश्चितता बनाए रखो। रियल एस्टेट में इन्होंने यही किया। वही रियल एस्टेट वाला माइंडसेट आप देखिए कि ये ग्लोबल गवर्नेंस में भी ला रहे हैं कि जब आप सोचेंगे लड़ाई खत्म, कल तक हम लोग सोच रहे थे लड़ाई खत्म होने वाली है, खुद कह रहे थे आज रात ये सभ्यता का अंत कर देंगे, कल सुबह फिर से ये मार्केट में अनिश्चितता के लिए कर रहे हैं, जिससे इनकी अपनी ट्रेडिंग अच्छी चलती और रहे। ऐसे भी इनको इंसेंटिव नहीं है, इसके बाद इनका कोई टर्म नहीं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, खत्म है। मनी मेकिंग फॉर्मूला दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बना दिया है। आज दमदार 10 में इतना ही, इसी नोट पर खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका भी, अजीत जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।